जी। ओके स्टार्ट। नमस्ते। प्रो पावर फिटनेस एकेडमी की तरफ से मैं नेहा बहरानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं पिछले 7 सालों से योग से जुड़ी हुई हूँ। मैंने योगा ट्रेनर, योग थेरेपिस्ट का कोर्स किया हुआ है एंड नेचुरोपैथी एंड योग में डिप्लोमा किया हुआ है। हम योग में टीचर ट्रेनिंग जो कर रहे हैं उसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगी। हमेशा योग की शुरुआत जो है प्रार्थना से करते हैं, तो आप सभी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। प्रार्थना करेंगे जिसमें हम 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे और गुरु वंदना करेंगे। ठीक है, तो प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, आंखें बंद, 3 बार करिए ओंकार का उच्चारण। ओम। 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 गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। दोनों हाथों का घर्षण करिए। दोनों हाथों का स्पर्श बंद आंखों के ऊपर रखिए। धीरे से हंसते मुस्कुराते हुए आंखें खोल लीजिए। हरिओम। आज जैसे कि हमारा फर्स्ट लेक्चर है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि योग क्या है। ठीक है, आपको प्रार्थना और ओंकार का महत्व जो है मैं बाद में समझा दूंगी कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं। आप कहीं पे भी जाते हैं, एरोबिक सीखते हैं, जिम करते हैं, वहां पे प्रार्थना नहीं कराई जाती। आप डायरेक्ट जो भी वर्कआउट है वो स्टार्ट कर देते हैं, बट योग में ही प्रार्थना क्यों कराई जाती है उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम देख लेते हैं कि योग है क्या। ठीक है, तो योग जो है वो संस्कृत की युज धातु से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है मिलाना, संयोग या जोड़ना। या आपने देखा होगा कि मैथ्स में भी जोड़ना के लिए योग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। ठीक है, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। अब योग की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मस्य कौशलम योगनम, योगः कर्मस्य कौशलम, योग ही कर्म, जो कर्म कुशल है वो ही योग है। ठीक है, आप जितने कर्म कुशल है, जितना आप कर्म जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो कुशलता पूर्वक कर रहे हैं, तो वो आपके लिए योग है। ठीक है, महर्षि पतंजलि ने कहा था कि चित्त वृत्ति निरोध, हमारे मन की वृत्तियों का निरोध करने वाला ही योग है। ठीक है, अर्थात मन पे कंट्रोल पाना, यदि आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो वो एक योग है। स्वामी सर्वानंद जी ने कहा था कि योग आध्यात्म की कामधेनु गाय है। ठीक है, आध्यात्म की कामधेनु गाय है। यदि आप योग को अच्छे से समझ रहे हैं तो वो आपको आध्यात्म की ओर लेके जाएगी। आपको, जैसे आपको पता है कामधेनु गाय से आप जो मांगते हो वो मिल जाता है, तो आध्यात्म के लिए आप जिस अध्यात्म के लिए जो मांगेंगे वो आपको योग से प्राप्ति होगी। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं योग के लिए। अब योग की हिस्ट्री जो है ना, कहाँ से उत्पन्न हुआ, कब आया, इसके लिए बहुत सारे दिए गए हैं। जितने भी पुराण हैं, हमारे 4 वेद हैं, उपनिषद है, उन सब में योग बताया गया है।
5000 से 10,000 साल पूर्व से भी बताया गया है कि 5000 साल पहले आया, 10,000 साल पहले आया। योग की जो हिस्ट्री है वो बहुत आगे से बताई जाती है। एग्जैक्ट जो है वो नहीं पता चलता है कि योग कब से। उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता दे रही हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि महर्षि पतंजलि का जन्म कैसे हुआ और योग का जन्म क्यों हुआ और योग के क्या बेनिफिट है। ठीक है, अभी तो हमारे लिए योग का बेनिफिट क्या है, अपने बॉडी पार्ट्स को ठीक करना, बीमारियों से दूर रहना। ठीक है, बट वो योग का बाय प्रोडक्ट है। अपनी हेल्थ को ठीक करना योग का बाय प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट जो है वो है मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग की उत्पत्ति हुई। तो उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी बता दे रही हूँ। बहुत हजारों साल पूर्व जब महर्षि जो थे, ऋषि मुनि थे, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे ईश्वर, हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ उपाय, कुछ सरल उपाय बताइए। ठीक है, कुछ सरल उपाय बताइए जिससे कि हमें आसानी से मोक्ष की प्राप्ति हो। पहले आपने सीरियल वगैरह में देखा होगा, रामायण महाभारत में ऋषि मुनि बहुत सालों साल तपस्या करते थे मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है, अब मोक्ष क्यों चाहिए? जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होने के लिए। आप सबको पता है कि 84 लाख जूनियां होती हैं, एक के बाद एक के बाद एक हम एक नई जूनी में जन्म लेते हैं। कभी कुत्ता बन गए, कभी बिल्ली बन गए, कभी गाय बन गए। ऐसे बहुत सारी जूनियों के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है। देन ये रिपीट चक्कर चलता रहता है। तो इन चक्रों से मुक्त होने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए योग की शुरुआत हुई। तो इसी तरह से ऋषि मुनि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए एक इजी तरीका बताइए जिससे कि हम इन जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो पाए। तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर आपस में बातचीत कर रहे थे कि ऐसा क्या उपाय उन लोगों को बताएं, मानव मानव जाति को, जिससे कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर पाए। और जब वो दोनों ईश्वर आपस में बात कर रहे थे तो उनकी बातों को भगवान विष्णु के शेषनाग ने सुन लिया। जब महादेव जी ने ये देखा कि शेषनाग ने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, योग का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो भगवान शिव ने शेषनाग को आदेश दिया कि अब ये योग का ज्ञान आप पृथ्वी पर पहुंचाइए, क्योंकि आप ले चुके हो। हम आपस में बात कर रहे थे, आपने इस ज्ञान को पूरी तरह ग्रहण कर लिया है, तो अब इस ज्ञान को आप पृथ्वी लोक पर लेके जाइए। ठीक है, अभी जब ये आदेश भगवान शिव ने शेषनाग को ये आदेश दिया, तभी पृथ्वी लोक पर अंजनी माता सूर्यदेव को इस तरीके से जल अर्पण कर रही थी। ठीक है, आप थोड़ा सा सोचिए, उसको मन में सोच सकते हैं। इस तरीके से जल अर्पण कर रही थी, तो शेष नाग एक छोटे नाग के रूप में उनकी हाथों में अंजलि में इस तरीके से अर्पण करना अंजलि कहलाता है। ठीक है, उनके हाथों में गिर गया और जब उन्होंने सूर्यदेव को जल अर्पण किया तो वो छोटा सा नाग का बच्चा नीचे गिर गया और छोटे मनुष्य के बच्चे के रूप में परिवर्तित हो गया। इसलिए उनका नाम, क्योंकि वो अंजलि से गिरा, पतन मतलब गिरना, इसलिए उनका नाम पड़ा पतंजलि। महर्षि इस तरीके से महर्षि पतंजलि का जन्म हुआ, वो बड़े हुए और योग का पूरा प्रचार प्रसार पूरी भारत देश में, पूरी पृथ्वी पर उन्होंने फैलाया। ठीक है, इस तरीके से आपने समझा कि हिस्ट्री कहाँ से है। अब पतंजलि का अर्थ भी आपको समझ में आ गया कि उनका नाम पतंजलि क्यों रखा गया। और क्योंकि भगवान शिव के आदेश पे पतंजलि ने पृथ्वी लोक पर योग का ज्ञान फैलाया, इसलिए भगवान शिव को आदि योगी भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे और हिस्ट्री यदि आप देखें तो हड़प्पा और सिंधु संस्कृतियों के निशानों में पशुपति नाथ के आप यदि चिन्ह देखेंगे, यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिख रहे होंगे जो पीडीएफ मैंने शेयर किया है, ये देखेंगे आप योगा पोस्चर्स में है। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है आपको? तो हड़प्पा और सिंधु संस्कृतियों में भी जो आपको मिले हैं वहां से, उसमें भी दिखाया जा रहा है कि ये वहां हड़प्पा और सिंधु संस्कृति में भी योग था। ऐसा नहीं है कि अभी आया है, योग तब भी था। ठीक है, ये छोटी सी हिस्ट्री है इसकी। आप डीप में जाएंगे तो बहुत ज्यादा है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद,
यजुर्वेद सब में योग बताया गया कि योग है। अभी अब हम यदि चलें पोस्ट क्लासिकल युग में, ठीक है, अब यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने ही जो संपूर्ण योग था, हर जगह फैला हुआ था, उस योग को पूरा इकट्ठा किया और अष्टांग योग की निर्मित की। योग के 8 अंगों को मिला के अष्टांग योग की निर्मित की, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं। इनको हम डिटेल में आगे समझेंगे। इस तरीके से उन्होंने योग को एक बहुत अच्छे से फॉर्म में लेके आए, ठीक है। देन उसके बाद अभी आप देखेंगे कि योग जो है अभी के समय में स्वामी रामदेव जी जो मेरे भी गुरु हैं, उन्होंने पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में उनका चल रहा है। श्री योगेंद्र जी हैं जिनका योगा इंस्टीट्यूट है। स्वामी सत्यानंद जी हैं जो बिहार स्कूल ऑफ योगा है उनका। श्री रविशंकर है जो आर्ट ऑफ लिविंग है। स्वामी जग्गू वासुदेव ईशा फाउंडेशन है। तो इस तरीके से अभी आपको जो इन फ्रंट अभी जो समय में योग जिन्होंने बहुत भारत देश में या और विदेशों में भी जिसका प्रचार प्रसार किया है, ये सभी फेमस नाम है। अब ये हम देखेंगे इंटरनेशनल योगा डे कैसे मना शुरू हुआ। योग की जो योग है इसका बहुत समय से मतलब सबने देखा कि बहुत इसका इफेक्ट अच्छा है बॉडी पे, माइंड पे, शारीरिक और मानसिक तौर पे। जब योग को बहुत अच्छे से देखा गया कि इसका इफेक्ट अच्छा है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 177 देशों के सामने यह रखा, अपना ओपिनियन रखा कि हमें योग दिवस मनाना चाहिए ताकि बच्चे से लेके बड़ों तक योग को सब जान सके। तो 27 सितंबर 2014 में यह उन्होंने अपना ओपिनियन असेंबली में रखा था नरेंद्र मोदी जी ने, जिसको बाकी सभी देशों ने भी मंजूरी दी। और 21 जून 2014 में इसको मंजूरी मिली और 21 जून 2015 से हमने इंटरनेशनल योगा डे मनाना शुरू किया। अब इसी दिन शुरू क्यों किया, आपको ये सवाल आएगा ना। मंजूरी तो 21 जून को मिली, पर इसी दिन क्यों मनाना? क्योंकि 21 जून का जो दिन है वो पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, उसके योग को तो जितना इम्पोर्टेंट बोला जाए उतना कम है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से योग के इतने सारे बेनिफिट हैं जिनको आप गिन नहीं सकते, ठीक है। जैसे फिजिकल प्योरिटी, आपने योग में आगे पढ़ेंगे षटकर्म की क्रियाएं आती हैं। षटकर्म अर्थात नेति, बस्ती, धौती, वमन, शंख प्रक्षालन जैसी षट क्रियाएं आती हैं। कपालभाति, अग्निसार, इसके द्वारा हम शरीर को आंतरिक रूप से शुद्ध करते हैं। बाहरी रूप पे तो आप शुद्ध करते हैं, बट षट क्रियाओं से शरीर को हम आंतरिक रूप से शुद्ध करते हैं। ये षट क्रियाएं भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब षट क्रियाओं का थ्योरी लेक्चर होगा, ठीक है। अभी योग के द्वारा जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। हम एकदम काम हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। मेंटली डिसऑर्डर्स जिनको भी रहते हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो सारे डिसऑर्डर्स दूर हो जाते हैं प्राणायाम के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से। बॉडी स्ट्रक्चर जो है योग के माध्यम से बहुत अच्छा हो जाता है। बॉडी पॉस्चर, रेगुलर बेसिस पे आप बैठे हैं, खड़े हो रहे हैं, आजकल आपने बहुत देखा होगा फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, टेनिस एल्बो हो रहा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो रहा है, खड़े कंटिन्यू खड़े होने की वजह से वेरिको वेन्स हो रहा है। ऐसी सारी जो शारीरिक समस्याएं हैं वो योग के माध्यम से दूर हो जाती है। अलग अलग आसन करने के आसन के द्वारा ये सारी शारीरिक समस्याएं दूर हो जाती है। और कंटिन्यू एक ही पोस्चर में जब आप बैठे रहते हैं तो बॉडी पोस्चर भी खराब हो जाते हैं। तो योग आसनों के माध्यम से ये बॉडी पोस्चर्स भी करेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा योग में जैसे कि मैंने बताया कि अष्टांग योग की निर्मित की महर्षि पतंजलि ने, जिसमें यम है अर्थात सोशल डिसिप्लिन, नियम है अर्थात सेल्फ डिसिप्लिन,
समाज में हमें किस तरीके से रहना है। तो योग हमें समाज में किस तरीके से रहना है, जिसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सारी चीजें आती हैं, वो हमें सिखाता है योग। ठीक है। नियम अर्थात सेल्फ डिसिप्लिन, तप है, स्वाध्याय है, उसमें नियम में आता है तप, स्वाध्याय, अर्थात हमें कुछ भी जैसे मैंने योग सिखाना है तो मुझे इसमें तप करना है, डेली बेसिस पे इसका अभ्यास करना है, छोड़ना नहीं है बीच में। ठीक है। डेली बेसिस पे ये सारी चीजें सिखाता है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राविधान, अर्थात ईश्वर को अपने भीतर समाहित कर लेना, ये सब सिखाता है। देन उसके बाद आसन, आसन में अर्थात आप अच्छे से किसी भी एक जैसे आप बैठे हैं तो कंटिन्यू बैठे हैं, आपका कुछ दुखना नहीं चाहिए, अर्थात आसन है। खड़े हैं, कहीं पे भी बॉडी में दुख नहीं रहा है, वो आसन है। एक पोस्चर में ज्यादा समय तक स्थिर रहना आसन है, जिस स्थिर सुखम आसनम जिसे कहा गया है। एक ही पोस्चर में बिना हिले डुले यदि आप बहुत लंबे समय तक रुक पाते हैं, उसे आसन कहा गया है। देन उसके बाद प्राणायाम आता है, प्राणों पर अपना नियंत्रण करना। ठीक है। उसके ये 8 अंग हैं। अब 3 अंग और हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, उसके बीच में है प्रत्याहार। प्रत्याहार इन तीनों अंगों को मिला के बना है। तो योग के माध्यम से हम इन यम, नियम, आसन, प्राणायाम करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो अपने मन पर भी कंट्रोल करते जाते हैं, अपनी जो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उन पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। ठीक है। पहले यदि आप योग से जितना ज्यादा जुड़ेंगे ना, उतना समझ में आएगा। कुछ भी खाने की चीज है, हाँ इच्छा हो रही है मैं खाऊं, कुछ भी आपने कपड़ा मार्केट में देख लिया ये नया आया है, हाँ मैं लूं, इंद्रियां हमारी भटकती है चारों तरफ। जैसे जैसे आप योग से जुड़ते हैं, आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हमें नहीं खाना ये कप भले मार्केट में नया आया है कपड़ा, बट मेरे लिए जरूरी नहीं है, नहीं लेना। तो आप अपनी इंद्रियों पे धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख जाते हैं योग के माध्यम से। ठीक है। रिड्यूस ओबेसिटी, तो योग में सूर्य नमस्कार सिखाया जाता है। यदि आप डेली बेसिस पे 12 से लेके 36 तक, 12 सूर्य नमस्कार से लेके 36 सूर्य नमस्कार तक का अभ्यास करते हैं, अपने खाने पीने पे कंट्रोल रखते हैं, तो आप मोटापे को दूर भी कर सकते हैं। ठीक है। और योग हमारी नैतिकता और आचारिक मूल्यों को बढ़ाता है। जैसे कि मैंने बताया कि यम और नियम सिखाए जाते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है यम और नियम, यदि उसको आपने अपने अंदर उतार लिया कि सत्य है, अहिंसा है, मुझे झूठ कभी नहीं बोलना है, मुझे चोरी नहीं करना है, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो आप नैतिक और आचारिक मूल्यों को प्राप्त कर सकते हैं योग के माध्यम से। तो इस तरीके से योग के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जितने गिनाए उतने कम है। ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे थ्योरी में, उतने उतने आप सीखते जाएंगे। अब योग के कितने प्रकार हैं, यहाँ पे आप पीडीएफ में देख सकते होंगे कि 4 योग के प्रकार बताए गए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। ठीक है। 4 योग बताए गए हैं पीडीएफ में, बट 6 योग भी हैं। ठीक है। 6 कहीं कहीं पे आपको बुक्स में 6 योग भी मिलेंगे, तो मैं वो भी बता दे रही हूँ। कर्म योग अर्थात मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरा कर्म है, आप पढ़ रहे हैं, वो आपका कर्म है, तो अपना कर्म कुशलता से करना है। ठीक है। कर्म को अपनी कुशलता के साथ करना है, किसी अगले इंसान को हमारे कर्मों से दुख न पहुंचे, ये कर्म योग है। अपने कर्मों को कुशलता से करना और हमारे कर्मों के द्वारा किसी और व्यक्ति को कोई भी दुख न पहुंचे, कोई हानि न पहुंचे, ये एक कर्म योग है। कर्म योग को भगवत गीता में बताया गया है। ठीक है। देन इसके बाद है भक्ति योग, अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित करना भक्ति योग कहलाता है। भजन करिए, कीर्तन करिए, पूरा तन मन ईश्वर में लगा दीजिए, वो भक्ति योग। अब भक्ति करने से क्या फायदे हैं? ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि जब पतंजलि का जन्म बताया तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने योग को पृथ्वी पे भेजा। भगवान शिव ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए
योग को पृथ्वी पे भेजा। ठीक है, अब ये सारे योग जो है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही है। ठीक है, अब भक्ति करेंगे तो भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए। यदि आपने भगवत गीता पढ़ा हो या सुना हो तो उसमें आपने देखा होगा कि भगवान कहते हैं कि यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मेरा नाम जप करिए। ठीक है, ये छोटी सी बात तो सबको पता है कि जितना आप भगवान का नाम जप करेंगे मोक्ष की प्राप्ति आसानी से होगी, आप कर्म बंधनों से छूटते जाएंगे। ठीक है, तो भक्ति योग में आप जितना पूरी तरह से समर्पित होकर भक्ति करेंगे, जो भी आपके परमपिता परमेश्वर ईश्वर जिनका आप ध्यान करते हैं उनके लिए भक्ति करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए। भक्ति करने से क्या होता है, हमारा मन पूरी तरह से साफ हो जाता है। हमें चोरी करना, झूठ बोलना, लालच, ईर्ष्या जैसे भाव जो हमारे अंदर भरे हुए वो धीरे धीरे करते करते हुए निकलते जाते हैं। आप जितना ईश्वर की तरफ जुड़ेंगे, ये जो हमारे भीतर जो भी भरा हुआ है, लालच, हिंसा, मिथ्या, ये सारे बाहर निकलते जाते हैं। उसके बाद है ज्ञान योग। ठीक है, कर्म योग मैंने बता दिया, ज्ञान योग है इसमें जो फर्स्ट वन दिया हुआ है। ज्ञान योग अर्थात ज्ञान, नॉलेज। ठीक है, नॉलेज, अभी आपके पास नॉलेज है बट ज्ञान नहीं है तो भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। योग कर रहे हैं बट ज्ञान नहीं है तो भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जब आप ज्ञान और योग को साथ में लेके आएंगे तो ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब ज्ञान योग में अपने आप को जानना ही ज्ञान है। रियल और अनरियल में हम लोगों को लगता है हम जानते हैं अपने आप को, ठीक है, बट नहीं जानते हैं। समाज आज आपके साथ यदि कोई अच्छा व्यक्ति आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, आप उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं। कोई खराब करेगा तो आप उसको बोलोगे टिट फॉर टेट, तुम खराब हो मैं भी खराब हो जाऊं। ठीक है, बट ये हम नहीं है ना, ये हम है क्या? नहीं है। हमें अपने आप को जानना है कि हम हैं क्या। ये तो समाज को देख के हम बदल रहे हैं। तो ज्ञान योग अर्थात मैं क्या हूं, मैं क्या हूं उसे जानना। शांति से बैठिए, अपने आप से पूछिए कि मैं क्या हूं। मैं अपने आप को परमिशन दे रहा हूं क्या कि खराब इंसान के साथ मैं भी खराब चलूं? नहीं। आप अपने आप को अच्छे से समझिए कि क्या है। जब आप अपने आप को समझेंगे कि मैं क्या हूं और उसके साथ योग करते हुए आएंगे तो ही आप मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे, मतलब रियल और अनरियल में डिफरेंस कर पाएंगे। ठीक है, देन इसके अलावा राजयोग, भक्ति योग हो गया हमारा, कर्म योग हो गया। ठीक है, राजयोग हमारे हर किसी के व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ खास है। ठीक है, कुछ ना कुछ खास है, ऐसा नहीं है आप में कुछ खासियत होगी, मुझ में कुछ अलग खासियत होगी, हर किसी में कुछ ना कुछ खासियत है। राजयोग के माध्यम से वो हमारी छुपी हुई जो खासियत है उसे बाहर निकालना या राजयोग है। ठीक है, अब इसमें हम हठ योग भी मिला सकते हैं राजयोग के अंतर्गत। हठ योग अलग भी कर सकते हैं, इसमें मिला भी सकते हैं। इसमें दिया हुआ नहीं है तो आप इसमें भी इसको ला सकते हैं कि अपने व्यक्तित्व में समाहित जितनी भी ताकत है उसका विकास करना राजयोग कहलाता है। ठीक है, मन की चंचलता को दूर करना, मन को स्थिर करना। तो आप जैसे जैसे योग करते जाएंगे मन की चंचलता दूर हो जाएगी, आपकी आपके विचारों में, आपके स्वभाव में चेंजेस आते जाएंगे। तो राजयोग के अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो राजयोग है। ठीक है, आप मंत्र योग नहीं करेंगे, तंत्र योग नहीं करेंगे, लय योग नहीं करेंगे, ये सारे योग नहीं करेंगे। जो अभी चल रहा है वो है राजयोग, जिसमें राजयोग में ही ये सब आता है कि आसन और प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर का विकास करना। ठीक है, आप इसको डिटेल में पीडीएफ में फिर पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब इसमें दिया हुआ नहीं है मंत्र योग और लय योग, तो मंत्रों को के द्वारा, ठीक है, आपने देखा होगा कि लोग मंत्रों के द्वारा बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो मंत्र योग भी है, बहुत सारे मंत्रों का पूरे अच्छे से उच्चारण करना और उच्चारण करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना या फिर उसमें कुछ और भी प्राप्ति करना मंत्र योग में आता है। लय योग शक्ति केंद्र और नाड़ियों का जागृत करना, लय के साथ भगवान की भक्ति करते हुए योग करना लय योग में आता है।
ठीक है, योग के बेनिफिट बता दिए मैंने आपको। यहाँ पे हमारा जो आज का लेक्चर है, ठीक है, थ्योरी लेक्चर वो कंप्लीट होता है। हम लोग डेली बेसिस पे 1 घंटा थ्योरी लेक्चर करेंगे और 1 घंटा प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, अब मैंने जैसे बोला था स्टार्ट में कि प्रार्थना क्यों करना है। योगा क्लास में ही प्रार्थना कराई जाती है और कहीं नहीं कराई जाती है प्रार्थना, तो उसका मैं महत्व बता दे रही हूँ। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे। तो जब भी आप कहीं से भी बाहर जाते हैं योगा क्लास में और योगा करते हैं, तो आपके माइंड में प्रेजेंट और पास्ट को लेकर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। ठीक है, प्रार्थना करने से हमारा मन शांत होता है। मैम, आप जब भी प्रैक्टिकल्स करेंगे ना, तभी आप पीडीएफ जो है वो क्लोज कर दीजिए। मतलब आपका जो फेस और आपका बॉडी है वो आपको जी इनको फुल दिखेगा। जी जी अभी सर। राइट साइड में छोटा दिख रहा जी जी सर। है। ठीक है, अब हम कहाँ थे? प्रार्थना पे। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट के विचारों से निकाल के हमें प्रेजेंट मोमेंट में लेके आता है। फ्यूचर और पास्ट के विचारों से निकाल के हमें प्रेजेंट मोमेंट में लेके आता है, ताकि हम योग को अच्छे से कर पाए। ठीक है, हमारे मन मन इधर उधर ना भटके, अच्छी तरह से हम योगा अभ्यास कर पाए, इसलिए प्रार्थना का बहुत अधिक महत्व है। अब ओमकार का जो उच्चारण हम 3 बार करते हैं, तो ओमकार किस तरीके से करना है? अ, उ, म, 3 लेटर्स हैं, जिसमें अ का उच्चारण 2 सेकेंड, उ का उच्चारण 3 सेकेंड और म का उच्चारण 5 सेकेंड करना है। अ जब बोलेंगे तो मुंह को अच्छे से खोल के अ का उच्चारण करना है। अ का उच्चारण करते हैं तो पेट में वाइब्रेशन होते हैं, जिससे कि पेट की हमारी रिलेटेड जितने भी विकार हैं वो दूर होते हैं। जब हम ओम बोलते हैं और अ का उच्चारण होता है तो पेट में वाइब्रेशन होते हैं, पेट से रिलेटेड सारे विकार दूर होते हैं। ऊ का उच्चारण जब हम 3 सेकेंड के लिए करते हैं तो हमें हार्ट में वाइब्रेशन होते हैं, हृदय की जगह पे वाइब्रेशन होते हैं, और हमें हार्ट से रिलेटेड जितने भी विकार हैं वो दूर होते हैं। फिर म का उच्चारण करते हैं 5 सेकेंड, जिसमें कि हम होठों को मिला देते हैं और 5 सेकेंड के लिए म का उच्चारण करते हैं। इसमें हमारे ब्रेन से रिलेटेड विकार दूर होते हैं। यदि सोने से पहले ओमकार का उच्चारण किया जाता है तो नींद बहुत अच्छी आती है। बच्चों को यदि ओमकार का उच्चारण कराया जाए तो उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जब विराट रूप अर्जुन को दिखाया और अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, इस विराट रूप को मैं आपको क्या नाम दूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस विराट रूप को आप ओमकार के रूप में बोल सकते हैं। यदि आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ा होगा तो उसमें माँ दुर्गा ने भी अपने विराट रूप को, इतने जो 9 रूप हैं, उनको भी ओम के अंदर समाहित ही बताया है। तो इतना आध्यात्मिक रूप से भी ओमकार का महत्व है। ठीक है, तो ओमकार का बहुत महत्व है, साइंटिफिक रीजन से भी और आध्यात्मिक रीजन से भी ओमकार का बहुत अधिक महत्व है। इसलिए हम योग की क्लास की जब भी शुरुआत करते हैं तो 3 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं, फिर गुरु वंदना करते हैं। अब हमने आज गुरु वंदना की और हमेशा गुरु वंदना करेंगे। आप इसकी जगह पे गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करवा सकते हैं। जब आप टीचर बन जाएंगे, क्लास लेंगे, तो वहां पे आप गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करवा सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करने से ब्रेन पावर बढ़ता है और महामृत्युंजय जाप करने से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। आपने देखा होगा रोगों को दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराया जाता है। ठीक है, तो आप और भी जो मंत्र हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, बट प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करने से हमारा मन शांत हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग ना स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल सेशन का। कंफर्टेबल है आप? स्टार्ट करें। आज हम शुरू करेंगे सूक्ष्म क्रियाओं से। ठीक है,
तो सूक्ष्म क्रियाएं इसलिए की जाती है ताकि वो हमारे स्नायु को मजबूत करे, हमारे शरीर में छोटे से छोटी हड्डी का मूवमेंट हो, हमारे पूरे मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाती है। और जो शरीर में जड़ता है, ठीक है, अब जैसे ही घर से आते हैं योग शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी थोड़ी स्टिफ होती है, तो उसको फ्री करने के लिए सूक्ष्म क्रियाएं की जाती है। छोटी छोटी सी क्रियाएं हैं जिसको नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए करना है। तो आप मेरे साथ में कर सकते हैं सूक्ष्म क्रियाएं। सूक्ष्म क्रियाएं बैठ के और खड़े होके दोनों तरीके से की जाती हैं। स्टार्टिंग हम बैठ के करते हैं। बैठक स्थिति में बैठना है, दोनों पैरों को मिला लेना है, दोनों हाथ कमर के साइड में रखने हैं, फिंगर्स पीछे की तरफ। यहाँ पे आप ध्यान देते जाइएगा, मैं बता भी रही हूँ। छोटे से छोटे हड्डी का मूवमेंट होता है। दिख रहे हैं मेरे पैर? ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम पैरों की उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। आप ऐसा 10 से 20 बार कर सकते हैं। पूरा लोअर टू अपर, नीचे से ऊपर तक हम सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे ताकि हमारी पूरी बॉडी खुल जाए, हमारे स्नायु मजबूत हो, हड्डियों का मूवमेंट हो, कहीं भी बॉडी में स्टिफनेस ना हो। तो पैरों की सबसे पहले पैरों से स्टार्ट करना है, पैरों की उंगलियों को खोलिए, बंद करना है। आप मेरे साथ कर सकते हैं सूक्ष्म क्रियाएं, करते करते आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे 10 से 20 बार पैरों की उंगलियों को खोलना, बंद करना है। अब पैरों की उंगलियों को खोलने बंद करने के बाद पैरों के पंजों और एड़ियों का मूवमेंट करना है। पैरों को पूरा आगे की तरफ झुकाना है, फिर पैरों के पंजों को अपनी तरफ खींचना है, आगे की तरफ झुकाना है, फिर अपनी तरफ खींचना है। जब आप आगे की तरफ झुकाएंगे, देखिए, फिर अपनी तरफ खींचेंगे, काफ मसल्स में अच्छा खिंचाव आता है। ठीक है। पैरों के पंजों का ये मूवमेंट हमारे पैरों के पंजों के लिए तो बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे पैर की एड़ी फ्लोर से रगड़ रही है। ठीक है। आपकी पैर की एड़ी आगे पीछे हो रही है, जो कि साइटिका के लिए बहुत अच्छा है। जिनको भी साइटिका की प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। जब काफ मसल्स में खिंचाव आता है तो वो मसल्स मजबूत होते हैं, काफ की मसल्स मजबूत होंगी। मसल्स जितनी मजबूत होंगी उतना वो हड्डियों को अच्छे से मजबूती से पकड़ के रखेंगे। तो घुटनों के लिए भी ये अच्छा है मूवमेंट। हर मूवमेंट को 10 से 20 बार दोहराना है। अब दोनों पैरों में अंतर करिए, दोनों पैरों में अंतर करिए, पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज घुमाइए। कोशिश करिए पैरों के अंगूठों को अंदर की तरफ फ्लोर पे टच करने की। आपके पैरों के पूरे एंकल जॉइंट्स घूम रहे हैं, जो कि बहुत स्टिफ होते हैं। फीमेल्स के तो खास करके बहुत स्टिफ होते हैं। और जब भी हम हील पहन के कहीं पे भी जाते हैं और थोड़ा सा भी पैर ट्विस्ट हो जाता है तो बहुत जल्दी मोच आ जाती है। तो ये मूवमेंट बहुत अच्छा है। यदि आपका पैर ट्विस्ट भी हो गया तो मोच नहीं आएगी, क्योंकि ये फ्री कर दिया हमने पैर के एंकल जॉइंट्स को। इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। नेक्स्ट क्रिया है, दोनों पैरों को मिलाना है और घुटनों को। देखिए, आप एक एक हड्डी को हम के ऊपर काम कर रहे हैं। पैरों की उंगलियों की हड्डियों को घुमा किया, खोला, बंद किया, फिर एंकल जॉइंट्स के ऊपर आए। अब हम घुटनों के ऊपर। तो दोनों पैरों को घुटनों में फोल्ड करिए, सीधा करिए, फोल्ड करिए, सीधा करिए। ऐसे आप 20 बार कर सकते हैं।
फिर से घुटनों को और मजबूत करने के लिए घुटनों को दबाना है और पैर के पंजों को अपने फेस की तरफ खींचना है। ऐसा सोचिए आपकी घुटनों के नीचे कोई टॉवल फोल्ड करके रखा है और आपने अपने घुटने से उसको दबा रहे हैं। इस तरीके से घुटनों को टाइट करिए, पैर के पंजों को फेस की तरफ खींच के रखिए, ढीला छोड़ दीजिए, प्रेस करिए, ढीला छोड़ दीजिए, प्रेस करिए, ढीला छोड़। यह क्रिया आप 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। अब हम और ऊपर की तरफ आएंगे जिसमें हम फूलों और जांघों के ऊपर काम करेंगे। तो इस तरीके से पैर को फोल्ड करना है, पैर के पंजे को थाइस के ऊपर रखना है, अपने हाथ से घुटने को नीचे दबाना है और दोनों हाथों से घुटने को पकड़ते हुए नाक से 10 से 10 बार इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। दूसरे पैर से करेंगे। रिलैक्स। दोनों पैरों से बटरफ्लाई वाली पोजीशन में आएंगे। अभी तक आप एक एक घुटने को दबा रहे थे, अब दोनों हाथों से दोनों घुटनों को दबाना है और फिर मिलाना है। इस तरीके से नीचे फ्लोर की तरफ, जमीन की तरफ दोनों घुटनों को प्रेस करना है, फिर दोनों घुटनों को मिलाना है। यह भी क्रिया आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। इनर थाइस मसल्स पे एक अच्छा स्ट्रेच देती है यह एक्सरसाइज। यह सूक्ष्म क्रियाएं। रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। पेल्विक रीजन से अब हम ऊपर स्पाइन की तरफ आते हैं, कमर की तरफ आते हैं। साइड बेंडिंग करना है इस तरीके से। अपने हाथ को सीट के साइड में रखिए, कंफर्टेबल डिस्टेंस तक खसकाइए, कोहनी को नीचे रखिए, दूसरा हाथ ऊपर से। रिलैक्स। दोनों पैरों में अंतर करिए। अब हम आते हैं पेट की तरफ। ठीक है, पेट की तरफ दोनों पैरों में अच्छे से अंतर करिए। राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करिए, लेफ्ट हैंड से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करिए, माथे को घुटने से लगाने की।
चेंज, चक्की चलाना है, फिंगर्स को इंटरलॉक करिए, दोनों हाथों को एल्बोस में सीधा करिए, जितना आप आगे झुक सकते हैं कोशिश करिए आपके हाथ पैरों के पंजों से आगे की तरफ जाए, उतना ही आपको पीछे भी जाना है, पीछे भी जाना है, जितना आप आगे जाएंगे उतना ही पीछे भी जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। पैरों की उंगलियों से लेके अभी तक हमने जितनी भी सूक्ष्म क्रियाएं की सभी कर सकते हैं, किसी के लिए कोई भी क्रिया वर्जित नहीं है, सिर्फ चक्की चलाना जो अभी हमने की। यदि किसी की पेट की कोई सर्जरी की हुई हो तो कम से कम 6 महीने तक नहीं करना है, ठीक है। डिपेंड्स करता है पर्सन टू पर्सन, या उनको क्या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको क्या आसन और क्या क्रियाएं करवा रहे हैं, ठीक है। फिर से सुखासन में आ जाइए। पेट के बाद हम चलेंगे अपर बॉडी, हाथों के ऊपर शोल्डर मूवमेंट, हाथों की मूवमेंट, दोनों हाथों को सीधा करिए, फिंगर्स को खोलिए, बंद करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मुट्ठियों को घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों मुट्ठियों को मिलाइए, दोनों हाथों के अंगूठे मिले हुए, मुट्ठियां मिली हुई, दोनों अंगूठे मिले हुए, दोनों मुट्ठियों को इस तरीके से चेस्ट के पास लेके आइए, बीचों बीच, दोनों हाथों को आगे की तरफ लेके जाइए, अंगूठा और मुट्ठियां खुलनी नहीं चाहिए, पूरा खिंचाव आपको यहाँ पे महसूस होगा, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब हमारे एल्बो की मूवमेंट के लिए, ठीक है, हाथों के मूवमेंट के बाद आता है एल्बो का मूवमेंट। दोनों हाथों को शोल्डर के ऊपर रखिए, दोनों हाथों को आगे की तरफ खोलिए, फिंगर्स को नीचे की तरफ ड्रॉप करिए। 1 2 3 4, सीधे रखने हाथ, एल्बोस में फोल्ड नहीं करना है, ऐसे ढीला नहीं छोड़ना है, टाइटली फिंगर्स को नीचे ड्रॉप करना है। 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब आता है हमारे शोल्डर का मूवमेंट। दोनों हाथ शोल्डर के ऊपर रखिए, एल्बो को मिलाइए, घुमाइए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स।
कंधों की मूवमेंट करेंगे, कंधों को उठाइए ऊपर, शोल्डर्स को ऊपर उठाइए, धीरे से नीचे रखिए, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शोल्डर को घुमाना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब हमारा अगला आता है नेक मूवमेंट, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए इस क्रिया को, बहुत ही अच्छी क्रिया है, एंटी प्रेशर की क्रिया। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जितनी भी बीमारियां हैं उन सब के लिए एंटी प्रेशर एक बहुत अच्छी क्रिया है। अच्छे से समझिए, हाथ की हथेली को आंख के साइड में आप देखेंगे, जब आप हाथ इस तरीके से घुमाएंगे, आंख के साइड में एक दबा हुआ हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको हाथ की हथेली रखना है, हाथ से सर को प्रेशर देना है, सर से हाथ को, हाथ से सर की तरफ धक्का देना है, सर से हाथ को धक्का देना है। एंटी प्रेशर, हिलाना नहीं है सर, सर नहीं हिलाना है, आप ध्यान से समझिए, सर, हाथ से सर को धक्का देंगे, सर से हाथ को, एंटी प्रेशर लगाना है, ना सर हिलेगा ना हाथ हिलेगा, आपको नेक के पीछे टाइटनेस महसूस होगी, ऐसे प्रेशर लगाना है, अच्छे से प्रेशर लगाना है, अच्छे से प्रेशर लगाइए, कम से कम 30 to 40 सेकेंड्स तक। धीरे से छोड़ दीजिए। दूसरी साइड, बहुत ही अच्छी क्रिया है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए। पूरा ध्यान गर्दन के पीछे दीजिए, आपको नेक की मसल्स टाइटनेस महसूस हो रही है कि नहीं, धीरे से रिलैक्स छोड़िए। फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, सर के पीछे बीचों बीच रखना है, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, बीचों बीच, बीचों बीच रखना है, यहाँ पे भी एंटी प्रेशर लगाना है, बीचों बीच, बहुत नीचे जा रहा है प्रियंका जी आपका हाथ, बीचों बीच, बीचों बीच, ना ऊपर ना नीचे, एकदम सेंटर में लगाइए एंटी प्रेशर, और अपना पूरा ध्यान आगे की तरफ दीजिए, नेक में आगे टाइटनेस फील होगी। 30 to 40 सेकेंड्स, बहुत ही अच्छी क्रिया है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस घर घर पहुंच गया है, कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें किसी एक मेंबर को सर्वाइकल की प्रॉब्लम ना हो। स्क्रीन टाइम सबका बढ़ चुका है, जिसकी वजह से सर्वाइकल की समस्या हर घर पहुंच चुकी है। बहुत ही अच्छी क्रिया, एंटी प्रेशर डेली बेसिस पे करिए, रिलैक्स। अब इन फिंगर्स को फोरहेड पे रखिए एंड लगाइए एंटी प्रेशर, रिलैक्स। ध्यान दिया, आगे पीछे टाइटनेस फील हो रहा है, लेफ्ट एंड राइट किया तो पीछे, फ्रंट एंड बैक किया तो आगे की तरफ। जब आप स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे और समझेंगे कि रीढ़ की हड्डी में, वर्टिब्रा में जो नेक में आता है, उसके तरफ चारों तरफ जो मसल्स है वो इस एंटी प्रेशर से मजबूत होती हैं, ठीक है। अब हम करेंगे नेक मूवमेंट, गर्दन को लेके आइए धीरे से आगे, पीछे, आगे। नेक मूवमेंट हमेशा आराम से करना है, झटका नहीं देना है, पीछे, आगे, पीछे, धीरे से गर्दन सीधी। आप लोग अब टीचर बनने वाले हैं तो एक बात ध्यान रखिए, जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या है उनको नेक आगे की तरफ नहीं करना है, ठीक है, एक काफी लंबे समय तक, जब तक वो अच्छा महसूस नहीं करते हैं, 2-4 महीने, नेक को आगे की तरफ नहीं झुकाना है उनको, सिर्फ गर्दन पीछे करवाएंगे और सीधी, ये पीछे करवाई और सीधी,
यदि आंखें बंद करके उनको चक्कर जैसा फील हो रहा है तो आंखें खुली रखना है। ये दोनों चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब गर्दन को लेफ्ट की तरफ लेके जाइए, चिन को शोल्डर से लगाने की कोशिश करिए, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। धीरे से गर्दन सीधी, कान को शोल्डर से टच करिए, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर। धीरे से गर्दन सीधी। अब आपने काफी सारे योगा केंद्रों में देखा होगा, गर्दन को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है। तो आप जब टीचर बने तो यदि गर्दन का नेक मूवमेंट करवाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमवाना है, तो उसको भी बहुत स्लो तरीके से, ऐसे फास्ट नहीं करना है कभी भी। आयुष मंत्रालय ने स्ट्रिक्टली रूल निकाला है कि आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को ना घुमाएं। यदि आप घुमाते भी हैं एज अ टीचर, स्टूडेंट से करवाते भी हैं, तो उसको स्लो करवाना है। धीरे से गर्दन को लेके आगे, लेफ्ट, पीछे, राइट, आगे, लेफ्ट, पीछे, राइट, आगे, राइट एंटी क्लॉकवाइज, पीछे, लेफ्ट, आगे, राइट, पीछे, लेफ्ट, आगे। धीरे से गर्दन सीधी, रिलैक्स। हाँ, अभी भी फास्ट हो रहा है सुप्रिया जी, मैंने बोला नेक मूवमेंट फास्ट नहीं करना है, क्योंकि सर्वाइकल अभी बहुत कॉमन हो गया है, ठीक है। हो गया है कॉमन, आप लोगों को भी पता है, तो नेक को बहुत फास्ट नहीं घुमाना है। आप करिए, नेक को घुमाइए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पर रुक रुक के, लेफ्ट गए, पीछे गए, राइट में आए, आगे आए। धीरे से गर्दन सीधी, नेक मूवमेंट को स्लोली करना है। कुछ छोटी छोटी सी ये चीजों को ध्यान में रखना है एज अ टीचर, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें आप ध्यान में रखिए, क्योंकि योग के माध्यम से हम शारीरिक स्वस्थ तौर पे हम दूसरों को स्वस्थ करने का अपने ऊपर भार उठा रहे हैं। तो हमें, यदि हम किसी को स्वस्थ नहीं बना पा रहे हैं, बीमारियों से दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट हम उनको नुकसान ना पहुंचाए। ये हमेशा ध्यान में रखिए कि हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हम उनको स्वस्थ करने जा रहे हैं, शारीरिक और मानसिक तौर पे स्वस्थ बनाने का हम अपने ऊपर भार उठा रहे हैं एज अ योगा टीचर। तो यदि हम उन्हें स्वस्थ नहीं कर पा रहे हैं, तो बीमार करने का भी हमें कोई हक नहीं है। तो छोटी छोटी सी बातों का ध्यान में रखिए, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने साधकों को किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान न पहुंचाए। आपको कोई भी चीज ऐसा लग रही है कि पहले स्टूडेंट से, जब भी आप एज अ टीचर आपके पास कोई भी स्टूडेंट आ रहा है, तो पहले आप उसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हेल्थ रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बाद आप उन्हें योग करवाइए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में बहुत सारे आसन प्राणायाम वगैरह नहीं करते। जैसे जैसे हम आसन प्राणायाम सीखेंगे, तो देखेंगे कि किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उससे उसको देखते हुए आप अपने साधकों को आसन और प्राणायाम करवाइए। और नेक का मूवमेंट हमेशा ध्यान रखिए, धीरे धीरे करना है, झटका नहीं देना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो भी स्लो स्लो घुमाना है, ठीक है। अब आता है आंखों का व्यायाम। तो आंखों को गर्दन सीधी रखते हुए ऊपर की तरफ देखिए, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। सभी सूक्ष्म क्रियाओं को 10 से 20 बार दोहराना है। ऊपर,
नीचे, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। अब अपनी आंखों की पुतलियों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है पूरा चारों तरफ। आपने ऊपर नीचे किया, लेफ्ट राइट किया, अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथों का घर्षण करिए, दोनों हथेलियों को अच्छे से गर्म करिए। जब भी आप आंखों की एक्सरसाइज करें या करवाएं, आंखों को अच्छे से रिलैक्स करना है, तो दोनों हथेलियों को अच्छे से गर्म करना है। अब हथेलियों को आंखों के ऊपर रख देना है, आंखों की को अच्छे से रिलैक्स करके फिर ही धीरे से आंखें खोलिए। हमेशा ध्यान रखिए, करें या करवाएं, आंखों की एक्सरसाइज के बाद आंखों को रिलैक्स करना बहुत जरूरी, कंपलसरी। ठीक है, यहाँ पे होती है बैठ के की जाने वाली सूक्ष्म क्रियाएं कंप्लीट होती हैं। अब हम खड़े होके भी सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोग ब्रेक लेना चाहते हैं 5 मिनट तो ब्रेक ले सकते हैं। यदि कंटिन्यू करना चाहते हैं खड़े होके सूक्ष्म क्रियाएं तो आप थम्स अप दे सकते हैं। क्या करना है, ब्रेक लेना है कि कंटिन्यू करें? यदि कंटिन्यू करना है तो थम्स अप दीजिए। आप लोग सब म्यूट पे हैं, कंटिन्यू करें। ओके, चलिए। खड़े होके सूक्ष्म क्रियाएं जो हैं वो 2 तरीके से की जाती हैं। ठीक है, 2 तरीके से की जाती हैं। एक को सूक्ष्म क्रियाएं कहते हैं और एक को पूरक क्रियाएं कहते हैं। दोनों मैं बता दे रही हूँ अभी, तो आप पहले अच्छे से देख लीजिए फिर बाद में करिएगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं पूरक क्रियाओं से। पूरक क्रियाओं से, दोनों पैरों में पूरक क्रिया 1, दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस। पूरक क्रियाएं पहले देख लीजिए। पूरक क्रिया को 2 से 3 बार किया जाता है। सूक्ष्म क्रियाएं हम कर रहे थे 10 से 20 बार, पूरक क्रियाएं करेंगे हम 2 से 3 बार, ज्यादा बार दोहराना नहीं है। ठीक है, सभी पूरक क्रियाओं में हमारे घुटने सीधे रहेंगे, मोड़ना नहीं है। घुटनों का ध्यान रखिए, घुटने सीधे रहेंगे, दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस रहेंगे सभी पूरक क्रियाओं में, सिर्फ एक को छोड़ के। जब घुटनों का मूवमेंट आएगा वहां पे हम पैरों का डिस्टेंस कम कर देंगे। तो जो सबसे पहली पूरक क्रिया है, दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर में आगे झुकना है, हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करना है, माथे को घुटने से लगाने की कोशिश। धीरे धीरे सांस लेते हुए कमर में सीधे होना है, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। साइड से भी देख लीजिए, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर में आगे झुकना है, हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश, माथे को घुटने से लगाने की। सांस लेते हुए धीरे धीरे कमर में सीधे होना है, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। ठीक है, करिए एक बार आप साथ में, करेंगे नहीं तो पूरा क्रिया 2 पे चले। चलिए साथ में करिए, जिन्हें इंटरेस्ट है वो साथ में कर सकते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर में आगे झुकिए, हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश, माथे को घुटने से लगाने की। काफ मसल्स पे अच्छा खिंचाव आता है, पूरे शरीर के पिछले हिस्से में पश्चिम भाग में एक बहुत अच्छा खिंचाव।
सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। पूरा क्रिया 2। सांस लेते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे सीधे करने, प्रकार 2 में कर रहे हैं, ठीक है। दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे सीधे करने हैं। सांस छोड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करनी है। लेफ्ट हैंड ऊपर, नजर लेफ्ट हैंड पर। सांस लेते हुए धीरे से कमर में सीधे होना है। सांस छोड़ते हुए वापस कमर में आगे झुकना है। लेफ्ट हैंड से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश। राइट हैंड ऊपर, नजर राइट हैंड पर। सांस लेते हुए कमर में सीधे हो जाइए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। फिर से करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे सीधे करिए। सांस छोड़ते हुए कमर में आगे झुकिए। राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश। लेफ्ट हैंड ऊपर, नजर लेफ्ट हैंड पर। सांस लेते हुए धीरे से कमर में सीधे हो जाइए। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करिए। राइट हैंड ऊपर, नजर राइट हैंड पर। सांस लेते हुए कमर में सीधे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। एक बार फिर से करेंगे, आप लोग साथ में करना चाहें तो कर सकते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे सीधे करिए। सांस छोड़ते हुए कमर में आगे झुकिए। राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश। लेफ्ट हैंड ऊपर, नजर लेफ्ट हैंड पर। घुटनों को मोड़ना नहीं है, हाथ पैरों तक नहीं जा पाता है तो जहां पे जाता है वहां पे पकड़ लीजिए। सांस लेते हुए धीरे से कमर में सीधे हो जाइए। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड से राइट पैर के अंगूठे को पकड़िए। राइट हैंड ऊपर, नजर राइट हैंड पर। सांस लेते हुए कमर में सीधे हो जाइए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। पूरा क्रिया 3। सांस लेते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे सीधे करिए। इसी तरीके से सीधे रहेंगे। कमर की ट्विस्टिंग है। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करिए। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करिए। सांस लेते हुए सीधे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड। सांस लेते हुए सीधे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। फिर से करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे सीधे करना है। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करिए। जितना आप कमर में मुड़ सकते हैं मुड़िए। सांस लेते हुए कमर में सीधे हो जाइए। सांस छोड़ते हुए राइट साइड। सांस लेते हुए सीधे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। पूरा क्रिया 4। पूरा क्रिया 4। सांस लेते हुए दोनों हाथ कमर पे। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए। घुटने सीधे ही रखना है। जितना आप नीचे झुक सकते हैं झुक जाइए। गर्दन को लूज छोड़िए। सांस लेते हुए धीरे धीरे कमर में सीधे हो जाना है। सांस छोड़ते हुए पीछे। सांस लेते हुए सीधे। फिर से करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ कमर पे। सांस छोड़ते हुए आगे फ्रंट बेंडिंग। सांस लेते हुए कमर में सीधे हो जाइए। सांस छोड़ते हुए पीछे। सांस लेते हुए दोनों कमर में सीधे हो जाइए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। ठीक है। पूरा क्रिया 5। फिफ्थ पूरा क्रिया करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ कमर के ऊपर। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड करिए। झुकिए लेफ्ट साइड। लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर से लगाने की कोशिश। सांस लेते हुए कमर में सीधे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड। राइट कान को राइट शोल्डर से लगाने की कोशिश। सांस लेते हुए सीधे।
सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। एक बार फिर से, सांस लेते हुए दोनों हाथ कमर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड करिए, सांस लेते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, राइट कान को राइट शोल्डर से लगाने की कोशिश। लेफ्ट साइड आपको दबाव आ रहा है कमर में, सॉरी राइट साइड कमर में दबाव आ रहा है, लेफ्ट साइड खिंचाव आ रहा है। इस खिंचाव और दबाव को महसूस करिए। धीरे से कमर में सीधे हो जाइए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। चलिए, पूरा क्रिया 6, कमर का गोलाकार चक्कर। अब इसको ध्यान से पहले देख लीजिए, करने के पहले दोबारा जब मैं कराऊंगी तब आप करिएगा। सांस लेते हुए दोनों हाथ कमर पे, सांस छोड़ते हुए कमर में आगे झुकना है, पूरा अच्छे से, जितना झुकेंगे उतना अच्छे से होगा। सांस लेते हुए लेफ्ट और सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए राइट, पूरी तरह से सांस छोड़ते हुए आगे। अभी राइट टू लेफ्ट, सांस लेते हुए राइट और सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस और छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए धीरे से कमर में सीधे हो जाइए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। फिर से करेंगे। जिनको बहुत ज्यादा बैक पेन की समस्या है, स्लिप डिस्क की समस्या है, वो यह क्रिया नहीं करेंगे। यदि यहाँ पे किसी को समस्या है वो भी नहीं करेंगे। एज अ टीचर आप स्टूडेंट्स को भी पूछ लेंगे, यदि उनको बहुत ज्यादा बैक पेन की समस्या है तो पूरा क्रिया कमर का गोलाकार चक्कर नहीं लगाना है। इससे पहले की सारी पूरक क्रियाएं कर सकते हैं, बैक पेन की समस्या में यह पूरा क्रिया नहीं करना है बैक पेन में। ठीक है, ध्यान में रखिए। दोनों हाथ कमर पे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए, जितना आप अच्छे से झुक सकते हैं झुक जाइए। सांस लेते हुए लेफ्ट और सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए राइट, पूरी तरह से सांस छोड़ते हुए आगे। अब राइट टू लेफ्ट, सांस लेते हुए राइट और सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, पूरी तरह से सांस छोड़ते हुए आगे। सांस लेते हुए कमर में सीधे हो जाइए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्रिया की ओर चलेंगे। घुटनों का मूवमेंट, इसमें पैरों की पोजीशन। आप पहले हाथों की पोजीशन देख लीजिए, फिर मैं पैरों की भी दिखा देती हूँ। दोनों पैरों में 7 से 8 इंच का अंतर करना है, पैरों की एड़ियां ऊपर उठानी है, दोनों हाथ ऊपर। ठीक है, हाथ इस तरीके से शोल्डर लेवल पे रहेंगे। आप पैरों का मूवमेंट देख लीजिए। दोनों पैरों में पहले शोल्डर लेवल डिस्टेंस था सारी क्रियाओं में, अब हम 7 से 8 इंच का पैरों का अंतर कर लेंगे। सांस लेते हुए पैरों की एड़ियां ऊपर और दोनों हाथ ऊपर शोल्डर लेवल पे। सांस छोड़ते हुए पैरों के पंजों पे बैठ जाना है, पैरों के पंजों पे बैठ जाना है। सांस लेते हुए धीरे से सीधे होना है, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, पैरों की एड़ियां नीचे। चलिए एक बार और करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, पैरों की एड़ियां ऊपर, सांस। मैम आपका फेस नहीं दिख रहा है उसमें, हाँ आप जब सर स्टैंडिंग पोजीशन में हो तभी आपका फेस नहीं दिख रहा है। जी। आप जब स्टैंडिंग मूवमेंट में कर रहे हो ना तभी फेस नहीं दिख रहा है आपका। आप लैपटॉप को थोड़ा और दूर रखेंगे ना तो आपका पूरा प्रोफाइल दिखेगा। चलिए ठीक है, अभी नहीं, और थोड़ा दूर जाइए, थोड़ा और। बस परफेक्ट। चलिए, घुटनों का मूवमेंट, आवाज आ रहा है, क्लियर है? हाँ क्लियर है, आवाज क्लियर है। चलिए दोनों पैरों में अंतर करिए 7 से 8 इंच। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए शोल्डर लेवल पे, पैरों की एड़ियां ऊपर। सांस छोड़ते हुए पैरों के पंजों पे बैठ जाइए, एड़ियां ऊपर ही रहेंगी। जिन्हें घुटनों में दर्द है वो इस क्रिया को नहीं करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ नीचे, पैरों की एड़ियां नीचे। एक बार फिर से करिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, पैरों की एड़ियां ऊपर। सांस छोड़ते हुए पैरों के पंजों पे बैठ जाइए, सांस लेते हुए सीधे हो जाइए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, पैरों की एड़ियां नीचे।
लास्ट है फिर से कमर का गोलाकार चक्कर। लास्ट जो क्रिया है पूरा क्रिया वो फिर से कमर का गोलाकार चक्कर है। तो इसको पहले अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर करिएगा। इसमें हमें पैरों में अंतर, मैक्सिमम अंतर लेना है। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, कमर में आगे झुकना है, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बना लेनी है, भुजाओं से कानों को पैक कर लेना है, भुजाओं से कानों को पैक कर लेना है, नमस्कार मुद्रा। सांस लेते हुए लेफ्ट और सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए राइट, पूरी तरह से सांस छोड़ते हुए आगे। अब राइट टू लेफ्ट, सांस लेते हुए राइट और सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, पूरी तरह से सांस छोड़ते हुए आगे। यहाँ पे नमस्कार मुद्रा छोड़ेंगे, सांस लेते हुए धीरे से कमर में सीधे होना है, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। जिनको भी बैक पेन की समस्या है वो नहीं करेंगे, जिनको भी बैक पेन की समस्या है वो कमर का गोलाकार चक्कर नहीं लगाएंगे। ठीक है, जो कर सकते हैं वो करिए मेरे साथ। दोनों पैरों में अंतर करिए, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए कमर में आगे झुकिए, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, भुजाओं से कानों को पैक करिए, सांस लेते हुए लेफ्ट और सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए राइट और सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी राइट टू लेफ्ट, सांस लेते हुए राइट और सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, पूरी तरह से सांस छोड़ते हुए आगे। सांस लेते हुए कमर में सीधे हो जाइए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। यहाँ पे हमारी 9 पूरक क्रियाएं कंप्लीट होती हैं। ठीक है, अभी पूरक क्रियाएं करते वक्त आप बार बार सुन रहे होंगे कि सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए। तो योग में 3 नियम है। ठीक है, याद रखिए 2 मेन नियम है। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ जाते हैं, यानी कि जमीन की तरफ जाते हैं, वो चारों स्थितियां हो सकती है। योगाभ्यास 4 स्थितियों में किया जाता है, बैठक स्थिति, दंड स्थिति, शयन स्थिति, विपरीत शयन स्थिति। ठीक है, 4 स्थितियां हैं, बैठ के करने वाले, खड़े होके करने वाले, पेट के बल किए जाने वाले और पीठ के बल किए जाने वाले। तो अब इन चारों स्थितियों में जब हम फ्लोर की तरफ, जमीन की तरफ जाएंगे तो हमें सांस छोड़ना है। जमीन से जब हम ऊपर की तरफ उठेंगे तो सांस लेना है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ जब हम ऊपर उठते हैं तो हमें सांस लेना है। कॉमन बता देती हूँ, जब हम पेट के बल लेट के भुजंग आसन करते हैं तो जब हम ऊपर उठते हैं तो हमें सांस लेना है। ग्रेविटेशनल फोर्स से अपोजिट जा रहे हैं ना, तो हमें सांस लेना है। अभी पादहस्तासन है, खड़े होके फ्रंट बेंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, फ्लोर की तरफ जा रहे हैं तो वहां पे सांस छोड़ना है। वहीं पे जब हम ऊपर की तरफ उठेंगे तो हमें सांस लेना है। ये समझ में आया? ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आया? जब नीचे जाएंगे तो सांस छोड़ना है, ऊपर उठेंगे तो सांस लेना है, चारों स्थितियों में। ठीक है, दूसरा नियम है, जब हम बेंड करते हैं, शरीर को कमर से मोड़ते हैं। ठीक है, बेंड करते हैं। अभी यहाँ पे बेंड कर रहे थे। ठीक है, तो जब हम मोड़ते हैं तो सांस छोड़ना है, वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आते हैं तो सांस लेना है। कमर में ट्विस्ट किया तो सांस छोड़ते हुए गए, सीधा किया तो सांस लेते हुए आए। समझ में आ रहा है? दूसरा नियम, आप कहाँ पे भी ट्विस्टिंग वाले पोजीशन में जब जाएंगे तो आप सांस छोड़ते हुए जाएंगे, वापस आएंगे तो सांस लेते हुए। जैसे जैसे हम आगे आगे आसनों का अभ्यास करेंगे तो आपको नियम जो है, ब्रीद इन ब्रीद आउट के नियम जो है वो क्लियर होते जाएंगे। तीसरा नियम है, कुछ योगासन में हमारा शरीर और ग्रेविटेशनल फोर्स साथ में आ जाता है, तो वहां पे समझ में नहीं आता कि नीचे ऊपर भी उठ रहे हैं और बेंड भी कर रहे हैं तो सांस छोड़े कि ले। तो जब हम दोनों नियम साथ में आ जाते हैं तो हम अपने शरीर को ज्यादा महत्व देते हैं, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा नियम, ऐसा आसन जहाँ पे दोनों नियम लागू हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला और बॉडी को ट्विस्टिंग वाला करते हुए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करने वाला, दोनों नियम लागू करने में हमें दुविधा होती है कि इसको करें कि उसको करें, तो हम अपनी बॉडी को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, वहां पे हम
वो ही नियम लागू करेंगे कि हम ट्विस्ट कर रहे हैं तो सांस छोड़ें, वापस अपनी पोजीशन में आए तो सांस लें। करेक्ट है? कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ये हुई पूरक क्रियाएं। अब हमारा तीसरा है सूक्ष्म क्रियाएं खड़े होके। बैठ के किया आपने सूक्ष्म क्रियाएं, अब खड़े होके भी सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। ठीक है? एक बार में इतनी सारी चीजें याद करना मुश्किल है। आपके पास रिकॉर्डिंग है और हम डेली इसको करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है? हम लोग कुछ भी सीखेंगे तो पहले सूक्ष्म क्रियाएं कर लेंगे, तो आपको डेली बेसिस पे जब आप करेंगे तो ये सूक्ष्म क्रियाएं और पूरक क्रियाएं आपको याद हो जाएंगी। चलिए, खड़े होकर सूक्ष्म क्रियाएं कैसे करनी है वो देख लीजिए। अपर बॉडी से स्टार्ट करेंगे। गर्दन को धीरे से आगे की तरफ लेके आना है, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे। धीरे से गर्दन सीधी, टर्न करिए लेफ्ट साइड, चिन को शोल्डर से लगाने की कोशिश, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। धीरे से गर्दन सीधी, कान को शोल्डर से टच करिए, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर। धीरे से गर्दन सीधी, दोनों हाथों को सीधा करिए, फिंगर्स को खोलिए, बंद करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठियों को घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे सीधे करिए, छोटा सर्कल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बड़ा सर्कल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेफ्ट हाथ के ऊपर, राइट हाथ लॉक करना है। दोनों हाथों को पीछे ले जाना है, अच्छे से पीछे लेके जाइए। चेस्ट को अच्छे से ओपन करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों हाथ चेस्ट के पास, ओपन क्लोज। 1 2। वापस चेस्ट अच्छे से ओपन करिए, शोल्डर को पीछे की तरफ लेके जाइए। 5 6
7 8 9 10 रिलैक्स शोल्डर ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 घुमाइए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5 कमर का गोलाकार चक्कर लगाना है दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस रखिए कमर का गोलाकार चक्कर लगाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 करेंगे तिर्यक ताड़ासन आसन में किसी भी पोस्चर में स्थिर रहना आसन कहलाता है ये मैंने आपको बताया बट हम सूक्ष्म क्रियाओं में चलित आसनों का अभ्यास करते हैं आसन है बट हम उनको मूवमेंट के साथ कर रहे हैं चलित आसनों का अभ्यास कर रहे हैं जिससे कि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो मसल्स स्ट्रांग हो ठीक है तो फिंगर्स को इंटरलॉक करना है दोनों हाथों को ऊपर उठाना है दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस रखना है एंड इस तरीके से साइड बेंडिंग करनी है आगे की तरफ नहीं झुकना है साइड में तिर्यक ताड़ासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स 10 से लेके 20 तक आप काउंट्स ले सकते हैं ठीक है कटी चक्रासन नेक्स्ट है कटी चक्रासन कटी मीन्स कमर चक्रासन मीन्स ट्विस्ट करना ठीक है कमर को ट्विस्ट करना कटी चक्रासन इस तरीके से आप कर सकते हैं यदि ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे सीधे करिए एंड ट्विस्ट करिए इस तरीके से ठीक है चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स घुटनों का मूवमेंट दोनों हाथ कमर पे एक एक करके पैर को ऊपर उठाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अब पैरों के पंजों का मूवमेंट करना है तो ताड़ासन करेंगे फिंगर्स को इंटरलॉक करिए दोनों हथेलियों को बाहर की तरफ निकालिए दोनों हाथ ऊपर लेके जाइए पैरों की एड़ियों को ऊपर उठाइए इस तरीके से खींचिए पूरे शरीर को ऊपर हमारी स्पाइन को एक करेक्ट पोजीशन देता है स्लिप डिस्क जैसी बीमारियों से दूर रखता है ताड़ासन बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है एंड रिलैक्स इसको भी चलित आसनों में ला सकते हैं काउंटिंग के साथ आप कर सकते हैं ताड़ासन को भी आप काउंटिंग के साथ कर सकते हैं बहुत ही अच्छा आसन है ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन कटी चक्रासन तीनों हमारे स्पाइन के लिए मेरुदंड के को मजबूत रखने के लिए बहुत ही अच्छे आसन है आप इन्हें काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं और इन आसनों में रुक भी सकते हैं स्थिर भी रह सकते हैं रिलैक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है सूक्ष्म क्रियाएं
बैठ के की जाने वाली, खड़े होके की जाने वाली और पूरक क्रियाएं। सूक्ष्म क्रियाएं, पूरक क्रियाएं हमारे स्नायुओं को मजबूत बनाते हैं और बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। जब हम आसन और सूर्य नमस्कार आगे सीखेंगे तो आसनों को करने से पहले बॉडी का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। यदि बॉडी स्टिफ होगी, मूवमेंट्स में मसल्स स्टिफ होंगी, ज्वाइंट्स स्टिफ रहेंगे तो हम अच्छे से आसनों का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो डेली बेसिस पे प्रार्थना करना भी जरूरी है और पूरक क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं भी जरूरी है। मैंने 3 तरीके से आपको बताया। इन्हें सूक्ष्म क्रियाएं या वार्म अप कह सकते हैं, आप बैठ के कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं या फिर पूरक क्रियाएं कर सकते हैं। तो तीनों नहीं करना है। आप जब भी क्लास स्टार्ट करेंगे तो तीनों में से कुछ आप किसी भी एक को सिलेक्ट करिए, या तो खड़े होके सूक्ष्म क्रियाएं कराइए या बैठ के सूक्ष्म क्रियाएं कराइए या फिर पूरक क्रियाएं कराइए। ठीक है। आपको एंड में मैं ये भी समझाऊंगी कि क्लास जब आप ले रहे हैं एज अ टीचर तो आपको किस तरीके से शेड्यूल बनाना है। ठीक है। ऐसे ही कभी भी कुछ भी नहीं कराना है, शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल के हिसाब से आपको करवाना है और आपको वो शेड्यूल बनाने आना चाहिए। मंडे टू सैटरडे यदि आप ले रहे हैं तो किस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है। अभी हमने 3 तरीके से सूक्ष्म क्रियाएं की, वार्म अप किया, तो आपको हर दिन पे अलग अलग ले सकते हैं चेंज करके, तो एक वेरिएशन भी हो जाएगा। और दूसरा है कि हम आसनों का जो अभ्यास करते हैं, ठीक है, वो 2 तरीके से होता है। इसे अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि ब्रीदिंग आपने समझा, ब्रीदिंग आसनों में किस तरीके से छोड़ना और लेना है, सांस किस तरीके से छोड़ना और लेना है, इसके नियम है। वैसे ही आसनों का अभ्यास कराने का भी नियम है। ठीक है। 2 तरीके से आप कर सकते हैं आसनों का अभ्यास। पहले आपने खड़े होके किया, फिर बैठ के किया, फिर पेट के बल किया और फिर पीठ के बल करके डायरेक्ट शवासन में करा के फिर प्राणायाम लिया। ये एक तरीका है करने का। दूसरा तरीका है जब हम नाभि को ग्रेविटेशनल फोर्स से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। इसको अच्छे से समझिए। कुछ संस्थाओं में क्या करवाते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपकी नाभि जैसे जैसे जमीन से ऊपर की तरफ उठेगी, आपकी नाभि जमीन से जैसे जैसे ऊपर उठेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाएगा। पूरा नाभि पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। ठीक है। तो कुछ संस्थाओं में पहले सूर्य नमस्कार करवा देते हैं, उसके बाद मकरासन में रिलैक्स करते हैं, अर्थात पेट के बल लेट के रिलैक्स करवाते हैं। फिर पेट के बल किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करवाते हैं, क्योंकि वहां पे सबसे कम, क्योंकि नाभि पे फ्लोर पे आ गई। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ। नाभि हमारी फ्लोर पे आ गई, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, तो पेट के बल किए जाने वाले आसन आसान होते हैं। ठीक है। फिर किए जाते हैं पीठ के बल। अब नाभि ऊपर हो गई, पीठ नीचे आ गई, नाभि ऊपर हो गई, तो ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उसके बाद किए जाते हैं पीठ के बल लेट के किए जाने वाले। फिर जब हम उठ के बैठते हैं, ठीक है, पीठ के बल आसन किए, शवासन किया, फिर उठ के बैठे, तो नाभि थोड़ा और ऊपर हो गई, फ्लोर से, जमीन से थोड़ी और ऊपर हो गई, फोर्स थोड़ा और बढ़ गया, तो हमने किए बैठ के आसन। बैठ के करने के बाद हम खड़े होके करते हैं आसन। जब हम खड़े होके आसन करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा रहता है, तो खड़े होके करने वाले आसनों में हमें ज्यादा ताकत लगती है। या आप जब करेंगे आसन तो अब ये समझ में आएगा कि जो खड़े होने वाले आसन है वो ज्यादा हार्ड है कंपेरेटिव लेट के किए जाने वाले आसनों में, क्योंकि वहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स करता है, हमारी नाभि पे पूरा वो फोर्स काम करता है, नाभि को खींचती है जमीन। ठीक है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। आपने पहले खड़े होके किया, फिर बैठ के किया, फिर पेट के बल, फिर पीठ के बल, शवासन, देन प्राणायाम, शवासन के बाद प्राणायाम। अभी जैसे मैंने पतंजलि से किया है, तो स्वामी रामदेव जी ने बहुत सरल बना दिया है योग को। आपको सबको पता है कि स्वामी रामदेव ने ही, इंडिया में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी योग को बहुत मतलब बहुत अच्छे से फैलाया है। ठीक है। बच्चे से लेके बूढ़ों तक कोई भी ऐसा नहीं है जो रामदेव महाराज जी को न जानता हो और योग को न जानता हो, सभी करते हैं, सबके लिए इजी बना दिया है। उन्होंने ही चलित आसनों का अभ्यास निकाला है। यदि आप ट्रेडिशनल योग में देखें तो आसन मतलब स्थिर रहना। ठीक है। आसन में स्थिर रहना ही
सिखाया जाता है यदि आप ट्रेडिशनल योग में जाएंगे। तो जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आसन क्या है। तो आसन में स्थिर रहना, और ट्रेडिशनल योग में आसन ही करवाते हैं और स्थिर रह के करवाते हैं। बट स्वामी जी ने ये महसूस किया, स्वामी रामदेव जी ने, कि जब कॉमन मैन है, ठीक है, उसके लिए आसनों में स्थिर रहना पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग में जब हम योग की शुरुआत करते हैं तो आसन में स्थिर रहना, आपकी जो उनकी समय अवधि रहती है, सब आसनों की समय अवधि रहती है। जैसे सेतुबंध आसन है, उसका 30 सेकेंड समय अवधि है। सर्वांग आसन है, उसकी समय अवधि 3 मिनट है। अभी बॉडी ऊपर उठ ही नहीं रही है सर्वांग आसन में, आप 3 मिनट कैसे होल्ड कर पाएंगे? तो जब स्वामी रामदेव जी ने ऐसा देखा कि नहीं होल्ड कर पा रहे हैं, और तो उन्होंने चलित आसनों का अभ्यास निकाला। आसनों में मूवमेंट, आप आसन करिए, जैसे पादहस्तासन में रुकने के बजाय उसको 10 काउंट्स करिए, ठीक है। जैसे अभी कटी चक्रासन किया, होल्ड करने के बजाय काउंटिंग के साथ करिए। काउंटिंग करने से क्या होता है, बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। एक बार आपने काउंटिंग के साथ किया तो फिर धीरे धीरे आप आसनों में स्थिर रहना सीख जाएंगे। दूसरा नियम स्वामी जी ने क्या किया प्राणायाम के लिए, ठीक है, इसको भी अच्छे से समझिए। अष्टांग योग के अनुसार यम, अष्टांग योग के अनुसार सुनिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, आसनों के बाद ही प्राणायाम करना है। तो जो ट्रेडिशनल योग के हिसाब से चलते हैं वो आसनों के बाद ही प्राणायाम करवाते हैं। आपको पहले पूरे आसन करवा देंगे, उसके बाद आपको प्राणायाम करवाएंगे। बट स्वामी रामदेव जी ने क्या किया, प्राणायाम को मौसम के हिसाब से बोला करवाने के लिए, कि यदि बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आप प्राणायाम पहले कर लीजिए और बाद में आसनों का अभ्यास करिए। क्यों ऐसा? क्योंकि यदि आपने गर्मी के सीजन में पहले आसन कर लिए तो पूरा पसीना पसीना हो जाएंगे, फिर प्राणायाम करेंगे तो आप प्राणायाम में ध्यान नहीं लगा पाएंगे, वो पसीने की वजह से बॉडी में इचिंग होने लगेगी। वहीं पे ठंडी के दिनों में पहले आसन करिए, बॉडी को गर्म करिए, फिर प्राणायाम करिए, ठीक है। तो स्वामी रामदेव जी ने ये दो चेंजेस किए हैं जो काफी लोगों को काम आए योग से जुड़ने के लिए, उनको इजी लगा योग सीखना और करना। इसके अलावा भी योग में जानने के लिए बहुत कुछ है जो हम धीरे धीरे सीखेंगे समझेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बस है मेरे हिसाब से। अब आप सबको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। सर प्लीज सबको अनम्यूट कर दीजिए यदि किसी को क्वेश्चन करना हो तो। एक सेकेंड, हाँ। अभी आप ना जिसको भी क्वेश्चन करना हो। मैम मैंने दे दिया है सबको अनम्यूट का राइट, किसी को हाँ कुछ मैंने क्वेश्चन पूछना होगा मैम से, आप पूछ लीजिए क्वेश्चन। हाँ मैंने भी यहाँ से अनम्यूट किया था। चलिए किसी को भी कुछ भी कोई डाउट हो
हाँ पूछिए। गुड इवनिंग मैम। मैम मुझे ना लास्ट ईयर जब एमआरआई किया था तभी C3 C4 में ना थोड़ा सा हर्निएशन बोला था। आपको एमआरआई करवाया? मीन्स बैक पेन का थोड़ा इशू था, वर्टेब्रल डिस्क थोड़ा प्रॉब्लम था, और एमआरआई करने के टाइम पे थोड़ा सा माइल्ड हर्निएशन बोला था इधर थोड़ा हम्म। सा। अभी अप्रैल मई के दरमियान ना मुझे पूरा नमनेस था हाथ में पैर में। अभी जून एंटी जुलाई में प्रेशर मैंने। सिखाया ना, एंटी प्रेशर हाँ। बहुत अच्छा है, डेली बेसिस ओके पे करिए। और ओके। नेक का जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो फ्रंट में मत लेके आइए, बैक का करिए, साइड और साइड करिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी मत लीजिए, आगे की तरफ मत झुकाइए गर्दन। ठीक है। ओके। हाथों पैरों में नमनेस आती है कि सिर्फ हाथों में आती है? अभी नहीं है, लेकिन मीन्स झाड़ू मारने के टाइम पे थोड़ा सा भी ऐसा लिया हाथों ना हाथों तो। हाँ, उंगली में पूरा आता था, पकड़ने के लिए नहीं होता था। उसके बाद पेन लिखने के लिए भी नहीं आता था मेरे को, मीन्स पूरा ऐसा होता ही नहीं था। अ, अभी नहीं, अभी ठीक है, लेकिन अच्छी मैं बात वो है। सोच रही तो थी। मैं जो बोल रही हूँ प्रिकॉशन ध्यान में रखिए। आजकल ओके। बहुत हो गया मोबाइल यूज करना, ठीक है, मोबाइल पे हाँ। वीडियोस देखना या बात करना। ब्लूटूथ का जो यूज है उसको कम करिए, ब्लूटूथ का यूज, फोन को देखना भी, सिर्फ बात नहीं करना, बात करना और देखना, मैं दोनों चीजें बोल रही हूँ। हम लोग लंबी लंबी बातें करते हैं, तो ब्लूटूथ लगा के बात करना या ब्लूटूथ लगा के वीडियो देखना, दोनों चीजें कम कर दीजिए जितना हो सकता है। एंटी प्रेशर बहुत अच्छी क्रिया है इसके लिए जो आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी, वो सब एंटी प्रेशर से आपकी ठीक हो जाएंगे। इसके ओके। अलावा भी मैं आपको नेचुरल स्ट्रेचिंग सिखा दूंगी। ठीक है, बेड पे आपको लेट के करना है नेचुरल स्ट्रेचिंग, उसके से भी आपको नेक में अच्छा फायदा हो जाएगा। ठीक है, आपकी मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगी। आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने तो बताया कि मैं 7-8 सालों से योग से जुड़ी हुई हूँ। इससे पहले मैंने बॉडी वेट को कम करने के लिए दुनिया भर के सारी चीजें की, बट उससे मुझे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला। इवन की साइड इफेक्ट ये था कि मुझे सर्वाइकल हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, साइटिका हो गया, इवन की घुटने की हड्डियां घिस के, पूरा कार्टिलेज घिस के मेरा हड्डी का ऐसा हो गया शेप, तो वो सुई के जैसा चुभती थी। योग से ही मैं आज इस कंडीशन में आई हूँ कि एज अ टीचर मैं आप लोगों के सामने हूँ। ठीक है, तो योग इतना पावरफुल और इफेक्टिव है कि यदि आप उसको शिद्दत से पूरे दिल से करेंगे ना, तो आपको डेफिनेटली एक दिन आप ये होगा कि आप एज अ टीचर दूसरों को सिखा रहे होंगे। पहले आप अपने बॉडी में इम्प्रूवमेंट करेंगे, देन उसके बाद आप एज अ टीचर दूसरों को गाइड करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और आप उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने बताया कि यदि स्लिप डिस्क है तो फॉरवर्ड बेंडिंग मत करिए, कमर का गोलाकार चक्कर मत लगाइए, बट मैं बोल रही हूँ मुझे स्लिप डिस्क है, मैं अपना एक्सरे एमआरआई वगैरह आपको दिखा सकती हूँ कि हाँ मुझे था, इतना प्रॉब्लम है। इवन कि डॉक्टर विजय चौधरी अभी भी बोलते हैं कि मैम आपको नी का इतना प्रॉब्लम है, आप नीचे मत बैठिए, बट मैंने इतनी देर से वज्रासन में आपको लेक्चर पढ़ाया है। ठीक है, मैं कंटिन्यू वज्रासन में बैठी थी। आप लोगों को कहीं पे भी ऐसा लगा कि मुझे नी का प्रॉब्लम है, मुझे बैक का इशू है, तो ये सारी क्रियाएं शिद्दत से करिए। योग की सारी क्रियाएं जो भी आपको दी जाती हैं, आपसे है आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है और आपको बताई जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि एंटी प्रेशर करिए, डेली बेसिस पे करिए, आपको डेफिनेटली उससे फायदा होगा। मेरी एक टीचर है जिनको पैरों की एड़ियों में दर्द था और डॉक्टर ने उनको सर्जरी बोला था कि सर्जरी कराइए। वो मेरे पास योग सीखते नहीं थे, उन्होंने मुझे सिर्फ आते जाते, बिल्डिंग में रहते हैं, पूछा कि बेटा मैं क्या करूं, मुझे डॉक्टर ने सर्जरी बोला है। मैंने कहा उनको आंटी सिर्फ 5 एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ, आप वो करिए। एक बोलिए महीना अपना। उन्होंने शिद्दत के साथ वो 5 एक्सरसाइज की। एक महीने के बाद वो, उस दिन से लेके आज तक, कोविड के पहले की बात है, मुझसे उन्होंने पूछा था, वो दिन है और आज का दिन है, वो मेरी रेगुलर स्टूडेंट हो चुकी है और इन 5 सालों में वापस उनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी है। और वो इतना मुझे उठते बैठते आशीर्वाद देती है कि तुम्हारी वजह से मेरी सर्जरी टल गई, तो मेरी वजह से नहीं, योग की वजह से। ठीक है, तो आप योग करिए, शिद्दत से करिए, अच्छे से करिए, मन लगा के करिए। योग सिर्फ, मैंने क्या बोला कि योग हमें मोक्ष प्राप्ति का साधन है। जो हेल्थ ठीक हो रही है, मेंटल या फिजिकल, जो हमारी हेल्थ ठीक हो रही है, वो बाय प्रोडक्ट है। तो ठीक है ना, बाय प्रोडक्ट है, तो बाय प्रोडक्ट से ही हमें अभी काम लेना है ना।
हमें अपनी हेल्थ, मेंटल और फिजिकल हेल्थ ही ठीक करनी है। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। अभी तो हम लोग मोक्ष के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि हमें मोक्ष मिले। हम तो सिर्फ यही बोल रहे हैं ना कि हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ ठीक हो। ठीक है, तो अच्छे से करिए, डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत। थैंक यू मैम। वेलकम। एंड हेलो मैम। हेलो। गुड इवनिंग मैम। गुड मैम मुझे ये इवनिंग। पूछना था, मेरे ना ये पता नहीं क्यों रीढ़ की हड्डी में ये बीचों बीच पेन रहता है। हो गए मतलब 15-20 दिन हो गए, ज्यादा दिन नहीं हुए खैर। कि इसके आपने लिए कुछ। दिखाया, डॉक्टर को दिखाया है? नहीं अभी कुछ नहीं दिखाया मैंने कि अभी तो मतलब 20-25 दिन हुए हैं ना, इस वजह से मैंने कि अभी हो सकता है मतलब ऐसे ही नॉर्मली हो रहा है इसलिए। देखिए, आपके बॉडी पोस्चर्स की वजह से हो रहा है। जो आप बीचों बीच पेन बोल रहे हैं ना, वो बॉडी पोस्चर, या तो आप बहुत ज्यादा देर खड़े हो रहे हैं या बहुत ज्यादा देर बैठ रहे हैं, कुछ तो बॉडी पोस्चर गलत है जो आपको वो प्रॉब्लम दे रहा है। बॉडी आपको बताती हाँ बिल्कुल, मतलब बीचों बीच होता है जैसे है। कि हाँ, इसलिए। तो वो अब आप वो समझ, देखिए कभी आप। होता है तो मतलब लगातार होता है, 3-4 आप दिन क्या लगातार करते होता है। हैं, आपका मतलब एज अ हाउस वाइफ है कि कुछ काम हाँ करती जी। है, सिटिंग नहीं पोजीशन मैम, में? हाउस वाइफ हूँ मैं। तो नीचे झुकने का काम ज्यादा है। नीचे झुकने का क्या बताऊँ, खड़े होने का काम ज्यादा है। खड़े हाँ, होने का भी है, कुछ झुकने वही। का भी है, हाउस वाइफ का आपको तो पता ही है। तो वही अब मैंने जैसे बोला कोई आ जाता कि है, अभी तो जैसे लगातार अभी बैठना है तो मतलब अपनी मदर इन लॉ के पास अगर बैठना है तो मतलब 3-4 घंटे बैठे ही बैठे निकल पोस्चर गए। करेक्ट करिए। देखिए, पोस्चर करेक्ट करिए। अभी जैसे मैंने सूक्ष्म क्रियाएं कराई, आपने साथ में की। अब हाँ हम, जी। अभी आपके पास इसका आ जाएगा, रिकॉर्डिंग अच्छा। आ जाएगा। अब रिकॉर्डिंग चालू करके डेली बेसिस पे करिए। देखिए, सूक्ष्म क्रियाएं नेक्स्ट सैटरडे संडे हम मिलेंगे ना, आप अपने आप मुझे बताएंगे कि मैम मैंने सूक्ष्म क्रियाएं की, मुझसे अब मुझे अभी बैक पेन नहीं हो रहा है। क्योंकि वो बॉडी स्टिफ होने लगती है एक एज, अच्छा। 35 की एज के बाद। 35 तक फीमेल फीमेल अच्छे से क्रॉस कर जाते हैं, उनको गैस एसिडिटी आजकल तो बच्चों को होने लगी है। हाँ बट जी, बहुत होती 35 है। तक बॉडी, हमारा बॉडी और बॉडी पार्ट्स चल, जो है कोई हमारा बात साथ देते हैं। देन बाद में हाथ ऊपर कर देते हैं। भाई आप लोग ना सुधरने वाले नहीं हो, तो हम अभी नहीं करने, आप खुद करो। नहीं नहीं मैम, मेरे हस्बैंड भी कहते हैं मतलब सुबह उठ के मतलब एक्सरसाइज किया कर, घर के इतने काम हो जाते हैं सुबह नहीं 5 बजे, नहीं कि झाड़ू ये वो सब भी ज्यादा हाथ से में आ आप जाते बेड हैं। पे आ जाएंगे तो क्या काम रुक जाएंगे? नहीं वो तो है, नहीं नहीं रुकेंगे रुकेंगे ना। काम तो खैर। तो हाँ जी। आप ये सोचिए कि मैं अच्छी रहूंगी तो अभी 23 घंटे यदि काम कर रही हूँ, तो मैं अच्छी रहूंगी तो मैं 26 घंटे काम कर पाऊंगी। ठीक है। हाँ जी, नहीं वो यदि तो आप है खैर। अपने परिवार को अभी 8 घंटे की नींद भी ले रहे हैं, ठीक है, तो आप 16 घंटे उनको दे रहे हैं। ठीक हाँ है, जी, हाँ जी 16 या प्रॉपर। 14 घंटे उनको दे रहे हैं काम करने के लिए, पूरा टाइम उनको दे रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि 1 घंटा मैंने अपनी अपने शरीर के लिए निकाला, तो मैं उनको और अच्छे से दे पाऊंगी। और यदि हाँ, आपका शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो आप इरिटेट करोगे, आपको कहीं पे भी पेन होगा, आप मन लगा के काम नहीं करोगे, बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं हो करोगे, पाएगा। हस्बैंड के ऊपर गुस्सा करोगे, बड़ों के ऊपर भी कभी कभी हम लोग गुस्सा कर देते हैं नहीं कि नहीं, यार। हाँ जी, वो इरिटेशन होती है ना एक तरह से हाँ, जब पेन इरिटेशन होता है। होगी। यदि आप अच्छे हैं, शारीरिक और मानसिक तौर से अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, ठीक है, योग हमें यही सिखाता है, शारीरिक और मानसिक तौर पे हमें स्वस्थ रहना ही सिखाता है। ठीक है। और आप शारीरिक और मानसिक तौर से स्वस्थ हैं, तो आप नेचुरली समाज को या घर परिवार को बहुत अच्छे से टाइम दे पाएंगे, उनकी सेवा बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो 1 घंटा अपने आप को दीजिए। और योग तो सबसे पहले यही सिखाता है कि आपका शरीर जो है, जो आपकी आत्मा शरीर के भीतर है, आप इस शरीर के साथ ही आए हैं, शरीर के साथ ही जाएंगे। हाँ जी। आपका घर परिवार, गाड़ी, बंगले, कुछ भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। एंड मोमेंट तक जो साथ देने वाला है वो आपका शरीर है। कोई भी साथ देने वाला नहीं है। कोई और है, मुझे आप बताइए, और कोई भी है जो आपका साथ देगा? कोई नहीं देता मैम ला। तो फिर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए ना। और स्वस्थ रखिए, ये सोच के रखिए कि मैं अच्छी रहूंगी तो मैं अपने घर परिवार को और अच्छे से देख पाऊंगी। तो 1 घंटा समय हाँ निकालिए जी, अपने लिए। आप ठीक है। स्वस्थ रहेंगे तो बाकी अपने मैम लिए और। मतलब मेरी मदर है तो उनके ना मतलब ये कि कूल्हे की यहाँ पे ना ये नस मतलब जॉइंट हो गई है। वो मतलब मैंने इसका आपको मतलब कोई बताया ना। मैम, योग से कुछ। नेहा मैम, हाँ जी जी सर। अभी हाँ अपने बोलो। बहुत सारे अपने इन टीचर का भी नाम नेहा मैम है, 3 नेहा है बैच में। तो
अभी तो अपने बहुत सारे लेक्चर बाकी है, पूरा 2 महीना बाकी है। तो कैसा है, अभी आप जो लेक्चर में मैम सिखा रहे हैं ना, उस पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि आपके जो पर्सनल डाउट्स जितने भी है ना, वो भी लेंगी मैम। अभी तो 2 महीने तक मैम को छोड़ना नहीं है अपने को। लेकिन जो मैम ने जो आज सिखाया उसके बारे में आप थोड़ा फोकस कीजिए, थोड़े अपने नोट्स बनाइए, और मैम को अगले लेक्चर में भी आपके डाउट्स पूछिए। जितना डाउट्स आप पूछेंगे उतना आपको ही क्लेरिफिकेशन होगा। नहीं तो क्या होगा, जो मैम सिखा रही है उस पर फोकस ना हटके आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स ही आप डिस्कस करेंगे, तो वो सीख नहीं पाएंगे आप प्रॉपर। सर सही कह रहे हैं प्रियंका जी। जैसे हाँ जैसे जी, हाँ जी। योगा अभ्यास में आगे बढ़ेंगे ना, ये सारे सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिलते जाएंगे। जैसे ठीक है। जैसे हम आसनों की तरफ आगे बढ़ेंगे ना, जैसे अभी हमने सूक्ष्म क्रियाएं की, मैंने आपको उनके बेनिफिट बताए, तो आप एटलीस्ट अपने घर के बड़ों को, अपने साथ अपने घर के बड़ों को भी वो सूक्ष्म क्रियाएं करवा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अभी जो मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल में कुछ जो करवाया, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो ना, वो पूछिए। और बाकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। जैसे जैसे हम आसनों की तरफ बढ़ेंगे ना, मैं उनमें सारे आसनों के प्रिकॉशन बेनिफिट सबके बताऊंगी। तो आपको वो सारे जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपने लिए या अपनों के लिए जो भी आ रहे हैं, वो अपने आप डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी यदि थ्योरी और प्रैक्टिकल में आपको कुछ भी डाउट है तो वो पूछिए। और ना, डेली बेसिस पे जो पीडीएफ आपको दिए जा रहे हैं उनको जरूर पढ़िए। आपको मेरे बताने में और पीडीएफ में थोड़ा वेरिएशन मिलेगा, मैं वो भी बताऊंगी जो पीडीएफ में है, बट मेरे हाँ पास जी, जो पर्सनल नॉलेज है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि आप कुछ बुक में, जैसे सांख्य योग है या भगवत गीता है, भगवत गीता में कर्म योग दिया गया है, सांख्य योग में लय योग दिया गया है। और यदि आप यहाँ पीडीएफ देखेंगे तो इसमें 4 योग बताए गए हैं, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग और अ, भक्ति योग, भक्ति योग, ज्ञान ठीक है, योग, ज्ञान ज्ञान योग। योग। ये 4 योग, तो ये जो जो मेरे पास नॉलेज है मैं वो भी आपको शेयर करूंगी। जैसे आपको बाकी मैम स्टेप अष्टांग बताइए। योग कौन कौन से होते हैं? यम, नियम, आसन, हाँ, प्राणायाम। इसको डिटेल में हम पीढ़ी पढ़ने वाले हैं आगे। अष्टांग योग अच्छा। को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक एक जो 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो ये 8 अंग है, ये 8 अंगों को मिला के ही अष्टांग योग बना है। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक नियम को अच्छे से समझेंगे। ठीक और है। आपके भी कोई रेफरेंसेस रहेंगे, आप जितने भी लोगों ने एडमिशन लिया है, तो आप भी बताइए कैसे आपको लग रहा है, मतलब और भी लोग ज्वाइन कर सके, क्योंकि इतने कम बजट में कोई भी कोर्स नहीं लेता है हाँ, जो ये हम लोग बात, ले रहे हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप कहीं पे भी योगा इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो जो योगा की फीस है वो 10,000 से स्टार्ट होती है। जो यहाँ पे जो कोर्स कराया जा रहा है, योगा की फीस कहीं पे भी आप पूछेंगे, योगा इंस्टीट्यूट 10,000, 27,000, 15,000, ऐसे बहुत हाई फीस पे सिखाया जा रहा है। ये सर हैं जो बहुत मिनिमम फीस ले रहे हैं, बहुत कम अमाउंट ले रहे हैं फीस का, और उस कम अमाउंट में बहुत ज्यादा नॉलेज शेयर कर रहे हैं। बहुत ज्यादा नॉलेज है, कम नहीं है। दूसरे योगा इंस्टीट्यूट में सूक्ष्म क्रियाएं या पूरक क्रियाएं सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आपको मैंने 3 टाइप की सिखाई। किसी भी इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक टाइप सिखाया जाता है, जबकि मैंने पहले दिन पे ही आपको 3 टाइप सिखा दिया। हाँ यदि जी। हर इंस्टीट्यूट का सिखाने का तरीका अलग अलग है। यदि आप ईशा फाउंडेशन का करेंगे योगा कोर्स तो उनका अलग होगा, पतंजलि का करेंगे तो उनका अलग होगा, योगा ये विद्यापीठ गुरुकुल वालों का अलग होगा, तो ऐसे अलग अलग है। ठीक है। मैंने अभी 3-4 इंस्टीट्यूट से सीखा है, मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आपको सब दे रही हूँ। ऐसा बांध के नहीं रखा है मैंने कि यही सिखाना है। मेरे पास जितना नॉलेज है, मेरे को पूरक क्रियाएं आती हैं, सूक्ष्म क्रियाएं आती हैं, तो मैंने आपको वो दोनों ही सिखाई। ठीक है। आप यदि किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो या तो आपको पूरक क्रियाएं सिखाएंगे या सूक्ष्म क्रियाएं सिखाएंगे। ओके, ठीक है मैम, अभी एंड कर देते हैं, किसी को अभी सबके डाउट हाँ, शायद आप हो गया है। लोग आपके फैमिली फ्रेंड्स यदि आप किसी को बोल सकते हैं योगा कोर्स ज्वाइन करने के लिए तो बोलिए।